लिथियम क्या सफेद सोने की जंग में चीन अमेरिका को शिकस्त दे रहा है? चीनी सरमायाकारी में धमाका खेज इजाफा, अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बज गई। जदीद और जारहाना खेल, वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान सख्त जंग, तकनीकी और जोग्राफियाई महाजों पर भी सियासी मुकाबला जारी। तेल के बाद वो कीमती टेक्नोलॉजी जिस पर चीन और अमेरिका लड़ रहे हैं, मगर अमेरिका ये जंग कैसे जीत रहा है? अमेरिका चीन को कैसे रोक रहा है? अब आगे क्या होगा? इन तमाम पहलुओं पर करेंगे बात आज के इस व्लॉग में। आप देख रहे हैं 90 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपके साथ वकास फारूक। तो व्यूअर्स, दुनिया का निस्फ से ज्यादा लिथियम अर्जेंटाइन, बोलीविया और चिली में है, जिसने हुकूमतों और सरमायाकारों की उन मंडियों में दाखिल होने की दिलचस्पी को जन्म दिया कि चीन और अमेरिका जैसे ममालिक इलेक्ट्रिक कारों के जरिए इस्तेमाल होने वाली बैटरियों की तैयारी के लिए कलीदी धात हासिल करने का मौका ज़ाया नहीं करना चाहते। ये एक फैलती हुई मार्केट है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फरीक दाखिल हो रहे हैं। विल्सन सेंटर के लातीनी अमरीकी प्रोग्राम के डायरेक्टर बेंजामिन गेडान ने अमरीकी मुल्की मीडिया को बताया कि बड़ी ताकतें तवानाई की मुंतकिली के लिए ज़रूरी मादनियात हासिल करने के लिए लड़ रही हैं और लातीनी अमरीका एक अहम मैदान जंग है। चीनी कंपनियों ने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में, ख़ास तौर पर लातीनी अमरीका में जहां दुनिया भर में धात के सबसे बड़े ज़खायर मौजूद हैं, नाम नहाद सफ़ेद सोने का ज़ख़ीरा करने के लिए जगहों की तलाश में बरसों गुजारे हैं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक बोलीविया 21 मिलियन टन के मालूम ज़खायर के साथ सरे फहरिस्त है। उसके बाद अर्जेंटाइन जो कि 19.3 मिलियन के साथ दूसरे और चिली 9.6 मिलियन के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। और मैक्सिको अगरचे उसके पास सिर्फ 1.7 मिलियन टन है, फहरिस्त में 9वें नंबर पर मौजूद है। इसके अलावा शुमाली अमेरिका में एक अहम फरीक बन गया है, ना सिर्फ अमेरिका और कनाडा से अपनी जोग्राफियाई कुर्बत की वजह से, बल्कि इस वजह से कि ये एक पैदावारी मरकज बन चुका है और बनता जा रहा है। अमेरिकी सदर्न कमांड के सरबराह जनरल लोरा लिजर्डसन ने ऐवान की मुसल्लह खिदमात की कमेटी के सामने एक प्रेजेंटेशन के दौरान खबरदार किया कि चीन लातीनी अमेरिका और कैरिबियन में अपने इक्तिसादी, सिफारती, तकनीकी, मालूमाती और फौजी असर रसूख को बढ़ा रहा है। रिचर्डसन ने कहा कि यह खित्ता वसाइल से भरा हुआ है और मैं इस बात से परेशान हूं कि हमारे मुखालिफिन इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और ऐसा लगता है कि वो सरमायाकारी कर रहे हैं जब हकीकत में वो मादनियात निकाल रहे हैं। अर्जेंटाइन, बोलीविया और चिली पर मुश्तमिल जनूबी अफ्रीका में मौजूद लिथियम ट्रायंगल के बारे में उन्होंने कहा कि चीन की जारहियत और लिथियम के साथ ज़मीन पर इसका खेल बहुत जदीद और बहुत जारहाना है। जिस तरह अमेरिका और दीगर ममालिक अपनी तवानाई की आज़ादी के कुछ हिस्से को बाजियाफ्त करवाने के लिए अपने मनसूबे पर काम कर रहे हैं, इसी तरह चीन भी कई साल से बशमोल लिथियम इन मादनियात पर नजर रखे हुए है जिनकी आलमी तिजारत में सबसे ज़्यादा ख्वाहिश की जाती है। उस कुदरती वसाइल के वजीर वांग ग्वांगो ने जनवरी के अवाइल में रियासती खबर एजेंसी को इंटरव्यू में कहा कि चीन का बाज़ अहम मादनी वसाइल पर गैर मुल्की इन्हिसार बहुत ज़्यादा है और एक बार जब बैनुल अक़वामी सूरत हाल बदल जाएगी तो ये यकीनी तौर पर इक़्तिसादी सलामती हत्ता कि कौमी सलामती को भी मुतासिर करेगी। और चीन ने 2016 में शाये होने वाले अपने कौमी मादनी वसाइल के मंसूबे में 24 स्ट्रेटजिक मादनियात को शामिल किया, जिस पर काम 2025 में तेज़ी के साथ जारी है और चीन अपने अहदाफ हासिल कर रहा है। इनमें तेल, कुदरती गैस, शेल गैस और कोयला जैसे रिवायती तवानाई के वसाइल के अलावा लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम, सोना, निकल, कोबाल्ट, लिथियम और नायाब ज़मीन जैसी धातें हैं। मंसूबे में किया गया मादनियात कौमी इक़्तिसादी सलामती, कौमी दिफाई सलामती और स्ट्रेटजिक उभरती हुई सनतों की तरक्की के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कलीद है। ऐसे में जब चीनी कंपनियां जनूबी अफ्रीका में कानकुनी की बहुत बड़ी सरमायाकारी के साथ आगे बढ़ रही हैं, मुस्तलस ममालिक मकामी सनती तरक्की को फ़रोग़ देने के मकसद से चीनी कंपनियों की टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी से फ़ायदा उठाने का इरादा रखते हैं। सिर्फ इस साल के पहले 3 माह में चीनी कंपनियों ने बोलीविया, अर्जेंटाइन और चिली में सरमायाकारी के लिए शानदार मुआहदे किए। उधर अटलांटिक काउंसिल के थिंक टैंक के मुताबिक बोलीविया में चीनी कंपनियों ने तकरीबन 1 अरब अमरीकी डॉलर के लिथियम मंसूबों के मुआहदे किए। अर्जेंटाइन में चेरी ऑटोमोबाइल कंपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने के लिए एक प्लांट की तामीर में तकरीबन 400 मिलियन अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी करेगी। अर्जेंटाइन और चीन के दरमियान तिजारती ताल्लुकात लिथियम कानकुनी में तेजी से करीब तर हो गए। सिर्फ साल्टा, कैटामार्का और जोजोई के इलाकों में 2022 में सरमायाकारी के कम अज कम 9 मंसूबों के ऐलानात किए गए थे। नाज़रीन, अटलांटिक काउंसिल के थिंक टैंक के एड्रीन आर्शिट लातीनी अमेरिका सेंटर के एसोसिएट डायरेक्टर पीप योंग के मुताबिक अमेरिका अहम मादनियात और ग्रीन टेक्नोलॉजी के आलमी सप्लाई चेन में अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए सरगर्म अमल है
اور اس تناظر میں امریکہ اور چین کے درمیان تکنیکی اور جغرافیائی سیاسی مسابقت میں لیتھیم ایک بڑھتا ہوا اہم علاقہ ثابت ہو رہا ہے اور چین ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھ کر جا رہا ہے۔ رواں سال یونگ کے اندازے کے مطابق خطے میں معدنی سرمایہ کاری کے لیے ایک اہم سال ثابت ہو رہا ہے۔ تخمینوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس سال کے لیے 1.4 ارب امریکی ڈالر کا وعدہ گزشتہ 4 سالوں میں 1.1 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری سے تجاوز کر جائے گا، اور محقق کا کہنا ہے کہ صرف جنوری میں ہم نے 3 چینی کمپنیوں کو بولیویا میں 1 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کا معاہدہ کرتے دیکھا، اور وائٹ ہاؤس نے بھی واضح طور پر اسٹریٹجک وجوہات کی بنا پر معدنیات کی سپلائی چین کو اپنی ترجیحات میں سے ایک بنایا ہے۔ جو بائیڈن حکومت نے گزشتہ سال ایک بیان میں کہا تھا کہ اہم معدنیات بہت سی جدید ٹیکنالوجیز کے لیے تعمیراتی بلاکس فراہم کرتی ہیں اور ہماری قومی سلامتی اور اقتصادی خوشحالی کے لیے ضروری ہیں۔ ایک بیان کے مطابق دنیا کا ایک حصہ صاف توانائی کی منتقلی پر پیش رفت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ان اہم معدنیات کی عالمی مانگ اگلی چند دہائیوں میں 400% اور 600% کے درمیان آسمان کو چھو لیں گی۔ لیتھیم اور گریفائٹ جیسی معدنیات کے لیے طلب اور بھی بڑھ جائے گی، جو کہ 4000% تک ہوگی۔ معدنیات جیسے لیتھیم، کوبالٹ اور نایاب دھاتیں بہت سی مصنوعات میں استعمال ہوتی ہیں، کمپیوٹر سے لے کر گھریلو آلات تک، جو بیٹریوں، الیکٹرک گاڑیوں اور سولر پینل جیسی ٹیکنالوجیز بنانے کے لیے کلیدی کردار رکھتی ہیں۔ ولسن سینٹر کے لاطینی امریکی پروگرام کے ڈائریکٹر بینجمن گیڈان کہتے ہیں کہ بیجنگ کے لاطینی امریکہ میں بیٹری کی پیداوار میں سرمایہ کاری کرنے کی خواہش کی وجہ سے چین کو بہت فائدہ ہے، جبکہ امریکہ بنیادی طور پر امریکی کمپنیوں کے لیے گرین ٹیکنالوجیز بنانے کے لیے خام مال کا حصول چاہتا ہے، اور ممکن ہے کہ لاطینی امریکی ممالک ایشیائی پیشکش زیادہ پرکشش سمجھتے ہیں، جبکہ بنجمن کہتے ہیں کہ امریکہ واضح طور پر یہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بے شک جنوبی امریکہ اس وقت واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان رسا کشی میں پھنسا ہوا ہے۔ گزشتہ 1 صدی کے دوران تیل اور توانائی کے ذرائع پر کنٹرول نے دنیا میں جنگوں کو جنم دیا، مختلف ممالک کو غیر متفق کے اتحاد کرنے پر بھی مجبور کیا اور متعدد سفارتی تنازعات کو جنم دیا، مگر اب دنیا کی 2 بڑی معیشتیں ایک اور اہم اور قیمتی ٹیکنالوجی پر لڑ رہی ہیں، اور یہ ٹیکنالوجی سیمی کنڈکٹرز کی ہے۔ وہ چھوٹی مائکرو چپ ہو جو ہماری روزمرہ زندگی کا اہم ترین جز بن چکی ہیں۔ سلیکون سے بنی یہ چھوٹی چھوٹی چپس 500 ارب ڈالر کی بڑی صنعت کا دل ہیں، اور اس صنعت کا حجم سن 2030 تک دگنا ہونے کی توقع ہے، اور ماہرین کے مطابق جو ملک بھی ان مائکرو چپس کی سپلائی چین کا انتظام سنبھالے گا وہ دنیا کی سپر پاور بن جائے گا۔ چین ان مائکرو چپس کو بنانے کی ٹیکنالوجی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ جس کے پاس یہ ٹیکنالوجی پہلے سے موجود ہے، چین کو دنیا سے دور اور الگ تھلگ کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے، جبکہ امریکہ کی ٹفٹس یونیورسٹی کے ایسوسیٹ پروفیسر اور چپ وارز کے مصنف کرس ملر کہتے ہیں کہ دونوں ممالک واضح طور پر ایشیا پیسیفک خطے میں ہتھیاروں کی دوڑ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ اس دوڑ میں اور بھی عوامل شامل ہیں۔ ہتھیاروں کی اس روایتی دوڑ میں جہاں جہازوں اور میزائلز کی زیادہ تعداد میں تیاری، وہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے الگورتھم کے معیار پر بھی، جو کہ عسکری سسٹم میں استعمال کیے جا سکتے ہیں، اس پر کارروائیاں جاری ہیں۔ مگر اس وقت یہ جنگ امریکہ جیت رہا ہے، لیکن چین کے خلاف مسلط کی گئی مائکرو چپ کی یہ جنگ دنیا کی معیشت کو بدل رہی ہے۔ سیمی کنڈکٹر کی تیاری کا عمل پیچیدہ، مخصوص اور مربوط ہے، جبکہ ایک آئی فون میں مائکرو چپ ہوتی ہے جسے امریکہ میں ڈیزائن اور تائیوان، جاپان اور جنوبی کوریا میں تیار کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس سے چین میں اسمبل کیا جاتا ہے۔ انڈیا جو اس صنعت میں بھاری سرمایہ کاری کر رہا ہے، مستقبل میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ادھر سیمی کنڈکٹرز امریکہ میں ایجاد کیے گئے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مشرقی ایشیا ان کی تیاری کا مرکز بن گیا، اور اس کی وجہ وہاں کی حکومتوں کی اس صنعت کے لیے مراعات اور سبسڈیز تھیں۔ اس نے واشنگٹن کو سرد جنگ کے دوران روسی اثر و رسوخ کے خطرے سے دوچار خطے میں کاروباری تعلقات اور اسٹریٹجک اتحاد کو فروغ دینے میں مدد دی ہے، اور یہ آج بھی ایشیا پیسیفک خطے میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے پیش نظر بہت ہی مفید ثابت ہوئے ہیں۔ اس وقت مقابلہ وسیع پیمانے پر سب سے بہترین اور مؤثر مائکرو چپ بنانے کا ہے، اور ایسے میں یہ چپ جتنی چھوٹی ہوگی اتنا بہتر ہے۔ اس کی تیاری میں یہ چیلنج بھی ہے کہ سلیکون کے اس چھوٹے سے ٹکڑے پر کرنٹ کو روکنے اور گزرنے والے کتنے ٹرانزسٹرز لگائے جا سکتے ہیں۔ کیلیفورنیا کے سلیکون ویلی میں قائم بین اینڈ کمپنی کے جیو وانگ کا کہنا ہے کہ اسے سیمی کنڈکٹرز کی صنعت میں مورز لا کہا جاتا ہے، جس میں وقت کے ساتھ ساتھ مائکرو چپ پر ٹرانزسٹرز کی تعداد کو دگنا کرنا ہے، اور اس ہدف کا حاصل کرنا بہت ہی مشکل ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو ہماری موبائل فونز کو تیز بناتی ہے، ہماری فوٹو گیلری کو بھاتی ہے، اور ہماری سمارٹ ڈیوائسز کو وقت کے ساتھ ساتھ بہتر اور جدید بناتی ہے، سوشل میڈیا کے مواد کو مزید اچھا بنا کر پیش کرتی ہے۔
लेकिन इसका असूल किसी भी माइक्रोचिप बनाने वाली कंपनी के लिए आसान नहीं है। नाज़रीन, साल 2022 के वक्त में सैमसंग वो पहली कंपनी बनी जिसने 3 नैनोमीटर वाली माइक्रोचिप्स की वसी पैमाने पर तैयारी का आगाज किया था, और उसके बाद साल के आखिर तक दुनिया की माइक्रोचिप तैयार करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी और एप्पल को माइक्रोचिप फराहम करने वाली ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने भी इसको तैयार कर लिया था। आपको समझाने के लिए हम इन इंतहाई बारीक तारों की बात कर रहे हैं जो इंसानी बाल से भी बारीक हैं, और इनकी तादाद 50 से 1 लाख होती है। ये छोटी माइक्रोचिप्स बहुत ताकतवर होती हैं और ये दीगर कीमती आलात जैसा कि सुपर कंप्यूटर्स और दीगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आलात में इस्तेमाल हो सकती हैं। जबकि इस वक्त दूसरी माइक्रोचिप्स की मार्केट में जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की चीज़ों का हिस्सा हैं, जैसा कि माइक्रोवेव्स, रेफ्रिजरेटर्स या वॉशिंग मशीनें वगैरह हैं, इनमें इस्तेमाल होती हैं। लेकिन मुस्तकबिल में इन पुरानी माइक्रोचिप्स के ख़त्म होने की उम्मीद है। दुनिया की ज़्यादातर माइक्रोचिप्स ताइवान में तैयार की जाती हैं और इसीलिए इसके सदर से सिलिकॉन शील्ड का नाम देते हैं। यानी आप ज़ुबान में ये चीन से तहफ़्फ़ुज़ देता है जो इस खित्ते पर अपना हिस्सा होने का दावा करता है। उधर चाइना ने भी माइक्रोचिप की तैयारी को कौमी तरजीह के तौर पर लिया है और वो सुपर कंप्यूटर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सनत में भारी सरमायाकारी कर रहा है। ताहम अब भी वो इस सनत में आलमी लीडर बनने की दौड़ में बहुत पीछे है। प्रोफेसर मिलर का कहना है कि गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान वो इस दौड़ में बहुत करीब आ गया है। उनका मजीद ये भी कहना था कि अगर आप तारीखी एतबार से देखें तो हर मरतबा ताकतवर ममालिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तरक्की करते हैं और अपने अस्करी और इंटेलिजेंस के निज़ाम का हिस्सा बना देते हैं। और यही बात है कि चीन की माइक्रोचिप्स की तलब को पूरा करने के लिए ताइवान और दीगर एशियाई ममालिक पर इसका इन्हिसार अमरीका को खटकता है। अमरीकी सदर की इंतजामिया माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी तक चीन की रसाई को रोकने की कोशिश कर रही है और गुज़िश्ता साल अक्टूबर में वाशिंगटन ने इस ज़मन में वसी पैमाने पर सख्त इख्तियारात या कंट्रोल्स का ऐलान किया, जिसकी वजह से कंपनियों के लिए माइक्रोचिप्स, इनको बनाने वाली मशीनें या अमरीकी टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल प्रोग्राम चीन को बरामद करना तकरीबन नामुमकिन हो गया, चाहे वो दुनिया में कहीं भी क्यों ना हो। नाज़रीन, अमरीका ने अपने शहरियों या फिर अमरीकी रिहायशियों को चीन की बास फैक्ट्रियों में माइक्रोचिप्स तैयार और पैदावार की हिमायत करने से भी मना किया। अमेरिका की इस पॉलिसी ने ताकतवर एशियाई मुल्क चीन को बहुत ही नुकसान पहुंचाया, क्योंकि इसकी तेजी से उभरती हुई चिप इंडस्ट्री का इन्हिसार दरामदशुदा हार्डवेयर और इंसानी सलाहियतों पर है। जबकि ट्रिवेम चेन में पॉलिसी रिसर्च तजियाकार उनका कहना है कि इस शोबे में टैलेंट बहुत है। अगर आप चीनी सेमीकंडक्टर कंपनियों के एग्जीक्यूटिव्स को देखें तो उनमें से बहुत से लोगों के पास अमेरिकी पासपोर्ट हैं। वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क में तालीम हासिल की या उनके पास ग्रीन कार्ड है। ये चीन के लिए बड़ा मसला है, क्योंकि अमेरिका अपने मुल्क में भी ज़्यादा माइक्रोचिप्स तैयार करना चाहता है, जबकि चिप्स और साइंस लॉ के तहत अमेरिका में चिप्स तैयार करने वाली कंपनी को 53,000 मिलियन डॉलर्स की ग्रांट्स और सब्सिडीज दी गई, और इसका फ़ायदा TMSC जैसी बड़ी कंपनियां उठा रही हैं, जो कि ताइवान से बाहर पहली बार 40 अरब डॉलर्स के 2 प्लांट्स में सरमायाकारी कर रही हैं। जबकि माइक्रोवन अमेरिका में मेमोरी चिप्स बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, जो सुपर कंप्यूटर्स, फौजी साजो सामान और किसी भी डिवाइस के लिए ज़रूरी है, जिसमें प्रोसेसर्स भी शामिल हैं। अमेरिका ने अगले 20 सालों में रियासत न्यूयॉर्क में चिप्स बनाने के प्लांट में तकरीबन 100 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी करने का ऐलान किया। माइक्रोन टेक्नोलॉजी के CEO संजीव मल्होत्रा का कहना है कि कानून हमें पैदावारी लागत में फ़र्क को कम करने की इजाज़त देता है, जो कि अमेरिका बमुकाबला एशिया में मौजूद है। और उनका कहना था कि माइक्रोन एशिया में अपने प्लांट्स में सरमायाकारी जारी रखेगा, क्योंकि अहम बात यह है कि इसे आलमी सतह पर सनत में बराबरी होगी। अमरीकी पाबंदियां चीन को इस ज़मन में शदीद नुकसान पहुंचाने का बायस बन रही हैं, जबकि ऐसी इतलात हैं कि एप्पल कंपनी ने पाबंदियों की वजह से चीन के सबसे कामयाब मैन्युफैक्चरर्स YMTC से मेमोरी चिप्स खरीदने का मुआहिदा तर्क कर दिया। और तज्जियाकार लिंघाओ बाओ खबरदार करते हैं कि हुआवे कंपनी के साथ भी ये तजुर्बा दोहराए जाने का इम्कान है। हुआवे, जो टेली कम्युनिकेशन की बड़ी कंपनी सैमसंग के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी बनकर अमली तौर पर नाकारा हो गई। वो मजीद कहते हैं कि वाशिंगटन के लिए एक चीनी टेक कंपनी पर हमला करना इतना आसान था, मगर बीजिंग के पास इसका जवाब देने के लिए वाकई कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं थी। वो कहते हैं कि इससे पहले अमेरिकी इनफरादी तौर पर कंपनियों को निशाना बनाता था, लेकिन इस बार उसकी कार्रवाई का दायरा पूरे मुल्क तक फैला हुआ है। तो क्या चीन कुछ कर सकता है? अपनी मसनूआत और खिदमात को वापस लेना या अपनी बरामदी कंट्रोल्स को मुसल्लत करना खुद को फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है, ख़ासतौर पर जब आपकी अपनी माइशत तेज़ी से सुस्त हो रही हो। बीजिंग ने इस ज़मन में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO से एहतजाज किया, मगर इस ज़मन में उस तंजीम ने करारदाद आने में बरसों लग सकते हैं। ताम माहिरीन का कहना है कि चीन अपनी माइक्रोचिप इंडस्ट्री को मजबूत बनाने के लिए सरमायाकारी को दुगना कर सकता है।
گزشتہ برس اکتوبر میں چینی صدر شی جن پنگ نے کمیونسٹ پارٹی کے اجلاس میں کہا کہ ہم قومی تصویراتی ضروریات پر توجہ مرکوز کریں گے، ٹیکنالوجی کے کلیدی شعبوں میں جنگ جیتنے کے عزم کے ساتھ اپنی سائنس اور تکنیکی تحقیق کو انجام دینے کے لیے اپنی طاقتوں کو جمع کریں گے۔ اس وقت چائنا کی مائکرو چپ صنعت کو یوکرین میں جنگ، بڑھتی مہنگائی اور چینی معیشت کے دوبارہ کھلنے سے پیدا ہونے والے معاشی بحران کا سامنا ہے، جبکہ عالمی معاشی اثرات کی وجہ سے بیجنگ یقیناً بہت احتیاط سے آگے بڑھے گا۔ ملر کا کہنا تھا کہ امریکی کمپنیوں، تائیوان کی کمپنیوں، چینی کمپنیوں اور دوسرے ممالک سے آنے والی ہر دوسری فرم کے درمیان بہت زیادہ مقابلہ ہوگا، مگر یہ صرف وہیں ہوگا جہاں جدید ترین میموری اور لاجک مائکرو چپس کی تیاری ہوگی، اور ایسے میں ہم امریکہ کو چین کو ان کمپنی سے دور رکھنے اور چین کے امریکی موجودگی کے بغیر اپنی سپلائی چین بنانے کی کوشش کرنے روکنے کی کوشش کرتا دیکھیں گے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صنعت کے ایکو سسٹم کی تفریق ہو سکتی ہے، یعنی ایک چین میں مرکوز ہوگا اور دوسرا باقی دنیا میں۔ اس کے اثرات عالمی معیشت پر بھی پڑیں گے اور تمام فریقین کو امریکہ یا پھر چین میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا، اور یہ خطرہ بھی ہوگا کہ بہت سے لوگ چینی مارکیٹ تک رسائی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس جدید دور کے جدید مقابلے میں فائدہ کس کا ہوگا، آگے کون ہوگا؟ کیا امریکہ ایسے ہی آگے رہے گا یا پھر وہ چائنا کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو پائے گا؟ تو ناظرین، دیکھنا یہ ہوگا کہ اب اس دور میں امریکہ آگے ہی رہے گا یا پھر چائنا اسے کراس کر جائے گا۔ اپنی رائے کا کمنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلے ولاگ تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔